चलिए जी, इकोसिस्टम हमारा आज का जो है मेन टॉपिक है इसका, जिसको हम कवर करेंगे एंड जितना मैक्सिमम इसमें पढ़ सकते हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम वो सारी चीजें जो है रिवाइज करते हुए चलेंगे, बिकॉज पढ़ तो आप लोग ऑलरेडी चुके हो। बेसिकली अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दो फैक्टर्स होते हैं उसमें, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। और इकोसिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उन लोग दोनों का इंटरेक्शन आपस में, उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, दैट दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये जो टर्म था दैट वाज कॉइन्ड बाय टैंसले इन द ईयर 1935, और यही जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट में से भी आता है। कार्ल मोबियस जो थे, उन्होंने इकोसिस्टम की जगह जो टर्म यूज किया था दैट वाज बायोकोइनोसियस, ठीक है, बायोकोइनोसियस। फोर्ब्स ने जो टर्म दिया था दैट वाज माइक्रोकॉस्म। सुकाचो ने जो टर्म दिया था बायोजियोकॉन्शियस। मिश्रा जी ने जो टर्म दिया था दैट वाज योर इकोकॉस्म, ठीक है। फिर आता है इकोसिस्टम। बेसिकली हमारा क्या है, मतलब ये सारे ना आपको टर्म रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ना जैसे कहते हैं ना आंखों में रहने चाहिए थोड़े से, बस वो वाला हिसाब है कि हाँ देख के थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हाँ आई हैव गॉन थ्रू दिस, एंड हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से फंस जाओ इस क्वेश्चन में। फिर आ गया हमारा क्या कि इकोसिस्टम जनरली हमारे पास कैसे होते हैं, दो टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल एंड योर एक्वेटिक वन। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आ गए हमारे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। एक्वेटिक में दोनों, सी एंड फ्रेश वाटर, दैट मींस योर मेराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इकोसिस्टम हमारे क्या है, दो टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मींस जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा बड़े बड़े इकोसिस्टम, हमारे फॉरेस्ट एंड हमारे ओशन, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि हम बनाते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब क्या है हमारे मैन मेड है। एग्रीकल्चर लैंड, गार्डन, एक्वेरियम, ये सारे हमारे बच्चे कैसे हैं, ये सब मैम हमारे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है। फिर अगर हम इकोसिस्टम को साइज के बेसिस पे डिवाइड करें ना, तो वो हमारे चार तरीके के हैं, मेगा, मीजो, माइक्रो एंड नैनो। और ये जो अरेंज है ये भी ऐसे ही अरेंज है, छोटे से बड़ा। नैनो से नाम वर्ड से समझ में आ रहा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी हम जो वर्ड यूज करते हैं, नैनो मीन्स वेरी स्मॉल, जैसे कि हमारे किचन गार्डन, लॉग्स ऑफ वुड, एक्वेरियम, ठीक है। देन हमारा माइक्रो इकोसिस्टम जो कि स्मॉल साइज का होता है, जैसे हमारे पॉन्ड एंड लेक। फिर हमारा आ जाता है मीजो इकोसिस्टम, जिसमें हमारे मीडियम साइज के आते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ये सब। एंड देन आता है मेगा इकोसिस्टम, जिसमें आता है हमारा सी। फिर इकोसिस्टम हमारे क्या है, इकोसिस्टम इज ओपन सिस्टम। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इट रिसीव्स इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस कंपोनेंट, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इकोसिस्टम जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उसी वहीं से देखते हैं कि यहाँ पे क्या दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में बेसिकली कौन आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, दे आर इन्वॉल्वड इन बायोटिक, एंड उनको हम लोग उनके फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शंस ऑन द बेसिस कि वो कौन सी फूड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड योर डिकम्पोजर्स। गुड मॉर्निंग नायरा। नायरा आपका तो कल पेपर है कल, राइट, नीट का, तो बेटा पढ़ाई करो, इसकी तो रिकॉर्डिंग भी देख लोगी, है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो आप अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज जरूर करना, इट्स अप टू यू कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है तो। अच्छा, ऑल आर डन, क्या बात है, ग्रेट। फिर तो पढ़ लो इकोसिस्टम, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा सा चैप्टर है, हल्का फुल्का, माइंड भी तुम्हारा रिफ्रेश ही हो जाएगा। हाँ, चलिए जी, हमने क्या पढ़ा कि बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने किस बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि आइदर दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, या फिर वो खा रहे हैं, या फिर वो जो है हमारे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहे हैं जो जो हमारे डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म है उनको मार रहे हैं, ठीक है, कि वो डिकम्पोज कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे हमने इनको क्या प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स वाली कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है मैम। प्रोड्यूसर्स में बेसिकली क्या आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, एंड ऑटोट्रॉफ्स का क्लियर मतलब है हमारे प्लांट्स, ठीक है। कुछ कुछ में हमारे जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या एल्गी भी आते हैं, बट ऑल आर, गुड मॉर्निंग सुमन,
कि जो हमारे लिए खाना को प्रोड्यूस करेंगे। फिर आगे कौन, कोरोमोंडी, जिन्होंने सबसे पहले जो टर्म दिया था ट्रांसड्यूसर्स टर्म दिया था, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। बट लेटर दैट वर कन्वर्टेड इनटू द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। की मतलब क्या होता है कि जो सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ये बात आपको पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल उसमें प्लांट्स हैं हमारे प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम के, उसी तरीके से मेन प्रोड्यूसर एक्वाटिक सिस्टम का कौन है, हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या नाम है बच्चा, फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, रूटेड प्लांट्स ऑफ शैलो वाटर आर कॉल्ड मैक्रोफाइट। जो रूटेड प्लांट्स होते हैं शैलो वाटर के, उनको हम क्या, मैक्रोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड भी थोड़े बहुत वर्ड्स हैं, उनको देख लेना चाहिए। फिर आगे हमारा अगला कैटेगरी क्या, कंज्यूमर्स, या जिन्हें हम हीटेरोट्रॉफ्स कह रहे हैं। आ जाइए जी, यहाँ पे they are unable to synthesize their own food directly or indirectly. फिर है they depend on producers for obtaining the nourishment. ठीक है मैम। Consumers can be differentiated into the following categories. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हम, मतलब हम नहीं, मतलब कि ह्यूमंस भी बहुत सारे कार्निवोरस होते हैं, बट मेरे मुंह से इसलिए निकल दिया बिकॉज मैं क्या बोलते हैं हर्बीवोरस वाली टाइप की हूँ। मतलब क्या कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि वेजिटेरियन है, ओके बच्चा, कि जो कि क्या है हर्बीवोर से सिर्फ रूट प्लांट्स और इन सब चीजों पे फीड करते हैं। दे डोंट ईट, जैसे कहते हैं एनिमल्स को, ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं ईट कर रहे हैं। तो दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हमारे कौन, प्लांट्स। जो डायरेक्टली सिर्फ प्लांट से अपना भोजन ले रहे हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। उसमें हमारे काउ, गोट, शीप, हॉर्स, डियर, रैट, रैबिट, ग्रासहॉपर, बफेलो, ज़ेब्रा, एलिफेंट एंड ज़ूप्लैंक्टन्स आते हैं, बिकॉज दीज आर द कैटेगरीज जो कि कंप्लीटली प्लांट्स पे डिपेंड करती है फॉर देयर फूड। नाउ दे आर आल्सो नोन एज की इंडस्ट्री एनिमल्स। ठीक है, बिकॉज दे कन्वर्ट द प्लांट मटेरियल इनटू द एनिमल मटेरियल। क्या कहा गया इनके लिए वर्ड, की इंडस्ट्री एनिमल्स। तो आपको ये पॉइंट क्लियर है कि की इंडस्ट्री एनिमल हमारे में कौन से हुए, वो पर्टिकुलर कैटेगरी विच इज प्योरली हर्बीवोर्स। ठीक है, चलो थोड़ी बहुत लाइंस जो है तो शायद आपकी एनसीईआरटी में नहीं होंगी एंड वही आपको रिक्वायर्ड भी हैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए एडवांस लेवल वाले। फिर आगे हमारा क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या जिन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। मतलब क्या, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर, कि अब ये क्या करेंगे, ऊपर वाली कैटेगरी को खाएंगे। ठीक है, बेसिक सा फंडा कि आपको पता होगा, आपने ऐसे पढ़ा होगा, राइट, ऐसे चार्ट बनता है हमारा, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स है ना, प्राइमरी कंज्यूमर जिसमें हमारा हर्बीवोर्स आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कार्निवोर्स, हमारे प्राइमरी कार्निवोर्स आ गए, और फिर हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स या फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स आ जाते हैं। टीसी लिख दो। ठीक है, तो ये कुछ हमारा चार्ट बनता है इस वाले में, और ये इसीलिए मुझे इकोसिस्टम पढ़ा, मतलब इकोलॉजी पढ़ाना अच्छा लगता है, बिकॉज ये सारी चीजें जो है आप रिलेट कर सकते हो अपने से। तो इस कैटेगरी में कौन से आगे, फ्रॉग, फॉक्स, जैकॉल, हाइना, वॉल्व, वाइल्ड कैट, स्नेक्स एंड हमारे स्मॉल फिशेस जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। फिर आ गया टर्शरी कंज्यूमर्स, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं। अब इन पे फीड करने वाले को हम क्या कहेंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो वही चीजें हमने लिखी हैं कि दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सेकेंडरी कंज्यूमर्स और दी प्राइमरी कंज्यूमर्स अगेन। ठीक है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर से भी ले सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से भी ले सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बिकॉज दे कैन यूज व्हाट, दोनों वर्ड्स यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर प्राइमरी कंज्यूमर के साथ साथ प्राइमरी कार्निवोर्स भी लिखा है तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट ही है बच्चा। ठीक है, चलो जी। फिर है दे कैन नॉट बी प्रेड बाय अदर एनिमल्स, हिंस दे आर नोन एज टॉप कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स को ही हम टॉप कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि उनको कोई और नहीं खा सकता। जिसमें कौन सा आ गए, ईगल, काइट, वल्चर, पीकॉक, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, शार्क, ये सारे हमारे इसमें इस कैटेगरी में आ गए। अब दूसरी कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है डिकम्पोजर्स की। कौन से पढ़ लिए हमने, नहीं प्राइमरी सेकेंडरी ये सब किस में आते हैं, हमने पहले पढ़ा प्रोड्यूसर्स है ना, फिर हमने पढ़े कंज्यूमर्स, और फिर अब हम आ गए डिकम्पोजर्स में लास्ट। ठीक है, कंज्यूमर्स के अंदर हमने पढ़े हैं ये तीन कैटेगरीज। ठीक है,
कंज्यूमर्स के अंदर हमने पढ़े हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। चलो, और प्रोड्यूसर्स भी नहीं, प्रोड्यूसर्स नहीं थे। चलिए दी, फिर आगे हमारे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की कहानी क्या है कि दे आर यूजुअली व्हाट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और मोस्टली क्या रहते हैं ये हमारे बैक्टीरिया या फंगस रहते हैं, ठीक है। ये हमारे बैक्टीरिया या फंगस रहते हैं जो कि क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं या डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, और इनको हम क्या, रिड्यूसर्स भी कहते हैं। ओके मैम। Decomposers are also known as reducers. अब they are also called micro consumers, ठीक है। क्या कहा जाता है इन्हें, माइक्रो कंज्यूमर्स, या फिर ऑस्मोट्रॉफ वर्ड भी इनके लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब दो और कॉन्सेप्ट कौन से आ जाते हैं हमारे पास, द टू कैटेगरीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर डेट्रीवोर्स एंड पैरासाइट्स। डिकम्पोजर्स की दो कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी हैं, डेट्रीवोर्स एंड पैरासाइट्स। यूजुअली हम इसी में काउंट करते हैं, बट कुछ लोग इसको अलग से भी ले लेते हैं। डेट्रीवोर्स, या जिन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स, जिनको हम क्या, अर्थवॉर्म एंड वल्चर में मानते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट्स अपना जो ये न्यूट्रिशन है वो अपने होस्ट से लेते हैं। अब वो होस्ट लिविंग भी हो सकता है एंड हमारा नॉन लिविंग भी हो सकता है ड्यू टू पैरासाइट के अटैक की वजह से। उसमें आ गया हमारा प्रोटोजोन्स एंड वॉर्म्स। अब आ जाओ जी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जो इकोसिस्टम है हमारा, इसमें क्या आएंगे बेसिकली कि हमारा जो है मोस्टली आप इसमें देखोगे वही जो टेप वो ट्राइंगल्स बने हुए हैं ना, वो वाला पार्ट हम देखेंगे, और साइकिल्स देखेंगे, और प्लस कौन सा कि एनर्जी कहाँ से कैसे फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज बेसिकली व्हाट, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। जैसे मैम स्टैंडिंग क्रॉप का अगर हम बायोमास लें, देख लो जी आपके में AIPMT में आ चुका है, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपसे फिर से इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। अगर हम बायोमास उसका निकालें तो इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल लिविंग मैटर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। अभी इसके बेसिस पे हम लोग बहुत बार कैटेगराइज करेंगे। दूसरा है स्टैंडिंग स्टेट, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। ये लिविंग मैटर को बताता है इकोसिस्टम में, कौन, स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बताता है हमारे इकोसिस्टम में। अब आता है एक और बहुत ही अच्छा वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहा जाता है बच्चा, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन इज नथिंग बट वही जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स को ऑक्यूपाई करना is known as stratification, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट श्रब्स, ये सब जो है ये हमारे बॉटम को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब ना इनको हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे पढ़ेंगे। जो आपने शायद पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसे, लेवल ऑफ बायोमास, ऐसे करके कुछ पढ़ा है, लेवल ऑफ बायोमास, और कौन से थे, 3 होते हैं ना ये हमारे लेवल। सुमन आपकी आवाज कट रही है बच्चे। और कौन से होते हैं, 3 होते हैं यार ये हमारे, लेवल ऑफ नहीं, एक नंबर का होता है, एक बायोमास का होता है, और एक और होता है, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तीन तरीके के होते हैं। अभी देखती हूँ अगर शायद नेक्स्ट स्लाइड में दिया हो। नो मैम, लेवल ऑफ एनर्जी एंड लेवल ऑफ बायोमास। एनर्जी वाला रह गया था मेरा, ठीक है। लेवल ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड हमारा नंबर, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले चार्ट आपने किए हुए हैं एनर्जी, ये वाले? यस मैम, ये बुक में भी है। बुक में है ना शायद आपकी? यस मैम है। जस्ट एक सेकंड देना, बिकॉज ये वाले से भी आपका जो है एक हाई चांसेस बनते हैं एग्जाम, क्या बोलते हैं आपके एग्जाम में, कल वाले एग्जाम में आने के। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि बिकॉज आई डोंट नो कि हम कितना कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आधा घंटे की ही क्लास और है, बट आई वांट कि हम लोग ये वाला जो पार्ट है एटलीस्ट इसको थोड़े से अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। अगर आगे आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हाँ इनको हम पढ़ते हैं बच्चे ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। इसमें पढ़ा जाता है बच्चा ट्रॉफिक लेवल में। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो अभी आपने सुमन ने मुझे हेल्प किया कि इट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर, देन बायोमास,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पिरामिड्स बनते हैं ना, अब देखते हैं कितनों को पता है। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट। इनफैक्ट नायरा, आप हो अभी क्लास में या गायब हो गए? नायरा है क्लास में भी? बिकॉज उनके लिए उतने क्वेश्चन जितने कि आपके नेगेटिव ना जाए। द मोमेंट यू फील क्वेश्चन कि आप इसमें श्योर नहीं हो और ये मेरा नेगेटिव में जा सकता है, उसको छोड़ दीजिए, कोई इसका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स तो आपके जो होंगे अंश वो स्ट्रॉन्ग बने होंगे ना, कि कुछ जो आपके चैप्टर्स रहे होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। चलो पहला हम पढ़ते हैं, क्या बच्चा जी? पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, अभी के लिए उन्हीं चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ अपना। जैसे आपका ये इकोसिस्टम वाला ही है, जहां तक मुझे पता है कितने 15 से 16 क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। ये तो नहीं थी। नहीं, एक्चुअली मैंने ना स्टूडेंट्स को इस ईयर वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स आए ना 12th में, तो मैंने उनको एक एनालिसिस बना के दे दिया है कि कितने चार हमारे ऑर्गेनिज्म वाले अर्न पॉपुलेशन चैप्टर से, इकोसिस्टम से 3 से 4 हैं, एनवायरमेंटल इशू से 1 है, और एक आपका चैप्टर शायद बायोडाइवर्सिटी वाला हटा दिया है, राइट? यस मैम। है ना, मतलब आपके इस बार के सिलेबस से हटा दिया है, बट नीट से तो अभी भी उसमें 2 क्वेश्चन वाला जो है आ रहा है। तो लगभग 4 8 8 9 10 11 क्वेश्चन जो हैं आपका इकोल जो ये लास्ट के 4 यूनिट्स हैं वो साथ में मिलके होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड 11 क्वेश्चन इज नॉट लेस, 11 मीन्स 44 मार्क्स। ठीक है, चलिए जी, पहला हम देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। बच्चा, पिरामिड ऑफ नंबर ना बच्चे, ये हमारा मैम इसका जो ट्राइंगल बनता है वो अपराइट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है। तो ये जस्ट टू सी कि आप लोग को आता है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को इसको करने में प्रॉपर मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम टाइम पे ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है हमारा कैसा होता है? राइट। ठीक है, ऐसा 4 ट्रॉफिक लेवल्स भी होते हैं मोस्टली हमारे, बट कभी कभी पे ना ये जो पिरामिड है हमारा वो कैसा हो जाता है बच्चा? इन्वर्टेड, मतलब दिस। ठीक है, ये इन्वर्टेड भी हो जाता है। कौन से केस होते हैं ये? क्यों अंश? अपराइट कब होता है? ये अपराइट है। अपराइट तब होता है जब जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जो कंज्यूमर्स। इसका अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो क्या एग्जांपल दोगे आप अंश? हाँ, हम ये मेनली जो हम आसपास देखते हैं वही होता है, जैसे ट्री है उसके ऊपर कीड़े हैं, हम उससे लेके चल सकते हैं। हम शायद मैं कुछ बोल जो आपने ये वाला पॉइंट बोला है ना, फॉरेस्ट सॉरी वाला, वो इन्वर्टेड होता है, वो अलग एक्सेप्शन में आता है। सॉरी, उसमें पार्ट देखो नंबर 3 बच्चा, होता है। ठीक है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये सिर्फ पिरामिड देख के नहीं पूछा जाएगा कि ये पिरामिड जो है प्राइमरी नंबर है या कौन सा है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी कि ये पिरामिड ऑफ नंबर है। यस सॉरी मैम, एग्जांपल इसका ये था कि एक एरिया में कितने, मतलब कि बहुत सारे पेड़ हैं और फिर ऐसे करके ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं उन्होंने। नो अंश, यू नीड टू बी प्रिसाइज। इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो पिरामिड ऑफ नंबर में आता है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रासेस किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा होते हैं। करेक्ट, नंबर ऑफ ग्रासेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, हम नंबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारी कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? हर्ब्स। ठीक है, फिर कौन सी आएगी मैम? श्रब्स। फिर कौन सी आएगी? ट्रीज। तो ये हमारा क्या है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्लस आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम। नहीं बच्चे, पॉन्ड में हम वाटर को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो आप पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसे कर लोगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जानते हो ना? यस मैम। है ना, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपको पता है इतने छोटे छोटे से एनिमल होते हैं, है ना, सबसे जिन पे हमारी फिशेस फीड करती हैं, सुना है आपने? ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, देन फिश, देन हमारी लार्ज फिश, और फिर सबसे बड़ी वाली फिशेस, लार्जेस्ट वाली, जो इसे हम वेल कहते हैं, जो कि एक उसमें सिर्फ 1 या 2 ही प्रेजेंट होती है। करेक्ट? तो ये हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारे पिरामिड ऑफ नंबर के एग्जाम्पल है। अब जो अंश आपने बोला ना इन्वर्टेड वाले में, वो इन्वर्टेड का एग्जाम्पल है, जिसको हम मैम कहते हैं पैरासिटिक इकोसिस्टम। पैरासिटिक इकोसिस्टम। ठीक है, कैसे मैम? क्योंकि अगर आपने देखा होगा ना अपने आसपास के एरिया में कि एक हमारा पास पेड़ है
ट्रीज, ठीक है। उस पे बहुत सारे हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स मतलब कैसे मैम? हर्बीवोर्स मतलब हो गया मैम कि बर्ड्स जो हैं अपना जो घोंसला बनाती है उसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें आते हैं, इंसेक्ट, छोटे बर्ड। उन हर्बीवोर्स पे हमारे आते कौन है? हर्बीवोर्स के पैरासाइट, ठीक है। क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स के पैरासाइट। और उनका नंबर जो होता है हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। कि चलो एक पेड़ पे हम एक लेके चल लेते हैं, एक पेड़ पे चलो एक पूरी फैमिली रह रही है, तो 4 से 5 चिड़िया रहती हैं, ठीक है। उससे ज्यादा तो नहीं रहेंगी, 4 से 5 ले लेते हैं अभी के लिए। मैम बट ऐसा नहीं था, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में ना वर्म्स और कीड़े आते हैं, और मैम जो हर्बीवोर्स पैरासाइट है ना उनमें छोटी छोटी बर्ड्स आती है, और उसके ऊपर वो आते हैं जो बर्ड्स को खाते हैं, जैसे हॉन्क हो गया अंश या आप दोनों नहीं नहीं, आप दोनों में से किसी तरीके को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको सिर्फ जो इसका समझाने का ना पीछे का बिहाइंड, इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए बच्चों को। ट्रीज ले लिया, अभी के लिए हम बर्ड्स ही लेके चल लेते हैं कि 4 से 5 बर्ड्स हो गए। और फिर आपके क्या हर्बीवोर्स के जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, वो इसमें कितने हो सकते हैं? वो उनका जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली इस नंबर से ज्यादा होगा। और इसके ऊपर जो आते हैं हमारे वो हाइपर पैरासाइट्स आते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट्स, और उनका नंबर जो होगा वो और भी ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। बट आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ जो नंबर होता है ना, उसमें एक और कैटेगरी भी आती है। किसी ने सुनी है क्या? किसी ने भी सुनी है क्या? नहीं सुनी होगी तो कोई बात नहीं, बट एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं स्पिंडल पिरामिड, ठीक है। स्पिंडल पिरामिड कहते हैं। अब ये स्पिंडल पिरामिड कैसा है मैम? ना तो ऐसा ना तो ऐसा, करेक्ट। ये स्पिंडल पिरामिड कैसा है कि प्रोड्यूसर्स का नंबर तो ज्यादा है, बट हर्बीवोर्स का नंबर और भी ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या ग्राफ ऐसे ही चलेगा, सेकेंडरी फिर टर्शियरी। ये क्या है? प्रोड्यूसर्स का नंबर जब हमारे हर्बीवोर्स से कम हो, और उसके ऊपर वाला जो हिसाब है वो सेम ही चलेगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो इस टाइप के पिरामिड को हम कहते हैं स्पिंडल पिरामिड, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चा? स्पिंडल पिरामिड। और इसका भी जो एग्जाम्पल आता है ना स्पिंडल पिरामिड का, वो हमारा फॉरेस्ट या फिर ट्री इकोसिस्टम आ जाते हैं। और इस पे भी जो मैंने अभी जस्ट आपको बात बताई थी वही वाला लॉजिक आता है कि प्रोड्यूसर्स कैसे हैं? एक पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ पे जो हमारा चिड़िया विड़िया हैं या फिर जो उनको खाने वाले लोग हैं, उनका नंबर जो है उससे ज्यादा है, बट उन पे जो फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम है, ठीक है। वो मतलब नहीं नहीं बच्चे कम हो जाएंगे ना ऊपर। पहले ये प्रोड्यूस, बस जो ये फर्स्ट 2 जो लेवल्स होते हैं ना, उन्हीं में सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। मैम मतलब चलो दो केसेस हैं। क्या कह रहे हो वंश? मैम 2 केसेस है ना ये, मतलब कि हाँ, assumption है अपने दो। यस, ठीक है। तो मैं चलो, इनका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ये बना के दे देंगे या हमसे ऐसे ही पूछ लेंगे स्टेटमेंट में? नहीं नहीं, ऐसे ही जो ग्राफ है ना ये बना के दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि ये कौन से टाइप का पिरामिड है, प्लस इसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये हमारा मैम स्पिंडल पिरामिड है, और इसके एग्जाम्पल हमारे फॉरेस्ट और ट्री इकोसिस्टम है, ओके मैम। ठीक है। चलो, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, कौन सा है इसका? पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, पिरामिड ऑफ मास, बायोमास। बायोमास। हाँ जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या कहता है पिरामिड ऑफ बायोमास? पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब होता है टोटल ड्राई वेट। क्या मतलब? टोटल ड्राई वेट। अब खुद से तुम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करना, और खुद से ही मुझे बताना भी कि ये क्या होगा। यहाँ पे हमारे कौन से वाले कौन से वाले ट्राइंगल्स होंगे? दोनों ही मैम होंगे एक तो मैम। मैम यहाँ पे भी अपराइट होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैम इन्वर्टेड होगा। कहानी आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन से कहाँ पे होंगे। पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है, सॉरी एनर्जी नहीं, क्या था इससे पहले, पिरामिड ऑफ नंबर, वो भी अपराइट इन्वर्टेड होता है। और साथ में हमने एक स्पेशल केस स्पिंडल भी पढ़ लिया। और बायोमास में भी हमारे दोनों ही है, अपराइट एंड इन्वर्टेड। अपराइट वाले का कौन सा एग्जाम्पल होगा बच्चा जी? मैम उसमें तो ये देखते हैं ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले पानी पूरा का पूरा अपना पानी कंटेंट छोड़ देता है, तो फिर प्लांट सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि वो पानी कंटेंट नहीं छोड़ पाते। अंश, आई डोंट नो आपने कैसे और ये वाला पार्ट कैसे ये वाला पढ़ा है, बट मैंने ये वाला पार्ट जो है ऐसे ही पढ़ा है।
और ना मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। बायोमास का मतलब होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वेट, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उसके वेट की, ठीक है। जैसे अभी हम नंबर में उनके काउंट्स की बात कर रहे थे, तो बायोमास का मतलब होता है उसके ड्राई वेट की बात, ठीक है। टोटल ड्राई वेट जो होता है हमारे ऑर्गेनिज्म का। अब इसका एग्जांपल अगर आप अपराइट वाला देखोगे ना, तो अपराइट में हमारा फिर से आ गया ग्रासलैंड। कैसे मैम? अगर आपने वो घास वगैरह जो है कभी क्या बोलते हैं काटी होंगी, मतलब काटी तो नहीं होंगी, घास का अगर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस उसमें वेट लेके चलोगे तो घास का वेट हमारा लगभग लगभग कितना आता होगा? 1000 kg। ले सकते हो आप? हाँ जी बच्चा, ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनपे जो फीड करने वाले थे जिनको हमने क्या कहा था? हर्बीवोर्स कहा था, राइट? कितने हर्बीवोर्स होंगे उस पर्टिकुलर अराउंड में? चलो हम मान के चल लेते हैं, जैसे ग्रास तो आपको पता है बहुत ज्यादा नंबर में होती है, हर्बीवोर्स भी हम मान के चल लेते हैं 50-60 भी अगर होंगे, या चलो अभी के लिए 50 मान लेते हैं, तो उनका वेट कितना होगा? हर एक हर्बीवोर का अगर हम 1 kg लेके चलें तो भी वो 50 kg के होंगे। उससे ऊपर वाला जो कैटेगरी आएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ग्रास, ग्रास पे फीड करने वाला इज योर ग्रास होपर, ठीक है। और ग्रास होपर को कौन खाते हैं? चूहे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक इंडिविजुअल पे लेके चल रहे हैं, तो चूहे का वेट कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 30 kg, ज्यादा तो नहीं होंगे। और उस चूहे को कौन खा सकता है? स्नेक, ठीक है। स्नेक कितने का होगा? 10 या 15 kg, जितने का भी आप ले लो। तो दिस इज फॉर अपराइट, किसके लिए? बायोमास के लिए, ठीक है। कि हमारा जो ये है ग्रास, देन ग्रास होपर, देन माइस, देन स्नेक्स, ये जो है कैसे वेट दिखा रहे हैं? सबसे नीचे वाले का सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर और कम, ठीक है। अब आ गया इन्वर्टेड वाला की कहानी, कि इन्वर्टेड वाली क्या कह रही है हमारी? इन्वर्टेड वन हमारा जो इसका एग्जाम्पल होगा, दैट विल बी योर एक्वाटिक इकोसिस्टम। कैसे? कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम वो होता है ना फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का इसमें। बिल्कुल सही जी अंश, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर आप क्या बोलते हैं, हमने बोला एक्वाटिक इकोसिस्टम हमारा बायोमास की जब हम कैटेगरी लेते हैं तो ये उल्टा चलता है। उल्टा चलता है मतलब क्या मैम? कि हमने घास का तो वेट दिखा दिया कि 1000 kg होगा, क्योंकि घास का क्या बायोमास ज्यादा होता है, ठीक है। नंबर भी आपको पता है बहुत ज्यादा है, और उसका बायोमास भी ज्यादा ही होगा। बट हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन से, मैंने आपको कितने से बताए थे? इतनू इतनू से होते हैं, ठीक है। 10,000 भी होंगे, चलो 20,000 मान लो, 20,000 भी होंगे तो भी उनका वेट ज्यादा से ज्यादा कितने का बनेगा? चलो 10 kg मान लो, ठीक है। पूरे के पूरे जितने भी आपके समुद्र में होंगे ना, सबका वेट मिलाओगे ना एक साथ, तब वो जाके 10 kg का ही बनेगा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स पे कौन फीड कर रहे थे हमारे? जूप्लैंक्टन। बिल्कुल सही अंश, ठीक है। इतने हल्के से अच्छा, गले में दर्द है तुम्हारे। उसको हमारे फीड कर रहे हैं बच्चा जी जू प्लैंक्टन्स। और जू प्लैंक्टन्स का भी जो साइज होता है ना, वो इनसे थोड़ा सा ही बड़ा होता है, ठीक है। और बट इनको भी अगर हम वेट लेंगे, वेट वाइज लेंगे ना, तो इनका वेट भी चलो अगर हम मान लेते हैं तो पूरा 100 kg ही होगा, पूरे जितने समुद्र में होते हैं उनका। बट आपने अगर फिशेस देखी होंगी, ठीक है, जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? फिशेस खाती है, ठीक है। फिशेस का वेट तो बच्चे ज्यादा होता है, चलो अगर हम ये 100 kg ले लेंगे, 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको हम 70 ही ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, ठीक है। फिशेस का वेट हमारा कितना पहुंच जाएगा? से 100 kg। और अब आ जाओ जी सबसे लार्ज फिश, जिसको अगर हम मान के चल लेते हैं, कौन सी? वेल फिश। वेल का साइज देखा है? वेल या डॉल्फिन? वो हमारी नॉर्मल फिशेस को खाती है, कितनी होंगी? कम से कम नहीं तो 500 kg, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास। और ये कैसा है? अपराइट में ग्रासलैंड और इन्वर्टेड में एक्वाटिक इकोसिस्टम, ओके मैम। ठीक है। चलो जी अब आ जाओ कि कौन सा वाला हमारा बचता है लास्ट, बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसका कैसा रहता होगा? बोलो। अपराइट। ऑलवेज ऑलवेज अपराइट, ये वर्ड लिखना है जरूरी, ठीक है। इट इज जस्ट एंड जस्ट अपराइट, ठीक है। कि जो एनर्जी का फ्लो होगा वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो भी हमारी ग्रास है, आपको पता है उसका नंबर इज वेरी लार्ज, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, ग्रास जो हमारा हर्बीवोर उसको खा रहा होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ एक घास को नहीं खाता है, राइट?
यस मैम। वो एक ह्यूज नंबर खाएगा। और उसी तरीके से जो हमारा हर माइस जो चूहा है वो क्या सिर्फ एक ही कीड़े को खा के संतुष्टि कर लेगा? नहीं जी, वो और खाएगा। एंड सेम कहानी हमारे स्नेक के साथ भी है कि हमारा जो यहाँ पे एनर्जी लेवल का प्रोडक्शन है, दैट इज सपोज इफ योर 1000 जूल है, तो कितना ट्रांसफर होगा यहाँ पे? 10%। 10% ही बोलते हैं हम। सर मैम 10%। मैम प्लांट से तो 1% होता है ना? नहीं बच्चे, 10%। मैम वैसे ना ये वाला एग्जांपल जो आप दे रहे हो ना, ये गलत है थोड़ा सा, सॉरी। नहीं बच्चे, है ना, कंज्यूमर्स वो लेते हैं एनर्जी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अब क्या बोलते हैं अंश, वो गलत वाला नहीं है। गलत वाला ये यहाँ पे ना आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले सकते हो, ठीक है। आपको अगर वो वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है तो आप वैसे पार्ट से एक्सप्लेन कर लो कि ठीक है, जो सन से हमारे ट्रीज हैं वो एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। हमारे क्या बोलते हैं, हम क्या मान लें इनको? प्रोड्यूसर्स मान लें, है ना। मैम ये जो होता है इनमें तो 10% लॉ चलता है, लेकिन मैम सनलाइट और सन के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में, सॉरी प्रोड्यूसर्स के बीच में 1% लॉ चलता है ना, कि वो 1% ही लेता है पूरे एनर्जी बट का। हम यहाँ सन को तो नहीं लेके आ रहे हैं ना अंश। अच्छा, तो यहाँ एनर्जी में पे वो नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पे हमने देखो, एनर्जी हमारे पास, हमारे जो सन है वो हमें एनर्जी भले ही प्रोवाइड कर रहा है, बट क्या वो सबको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? देखिए ठीक है, तुम भी बाहर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, तुमको भी तो सन एनर्जी दे ही रहा है, ठीक है, एनर्जी दे रहा है, बट क्या तुम उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने लिए खाना बना पाते हो? बट मैम इनडायरेक्टली तो बना पा रहे हैं ना। इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं होता है इकोलॉजी में बेटा। जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली होता है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो अगर आप जो कहानी कह रहे हो कि ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, वो सन की हेल्प से एनर्जी को क्या बोलते हैं, अपना खाना बना रहे हैं, जितने मर्जी परसेंट एनर्जी को ले रहे हैं। आप कह रहे हो 1%, ठीक है, मैं 1% मान लेती हूँ, ठीक है, 1% एनर्जी को भी ले रहे हैं। बट वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जब अपने लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जब खाना पहुंचाएंगे ना, तो दैट विल बी ऑलवेज इन 10%, ठीक है अंश। तो यहाँ पे हर भी वो उसके पास कितना जाएगा? अगर हम 10% लॉ को लेके चलें तो 100 जूल, देन यहाँ पे और फिर से 10% लॉ तो 10 जूल, स्नेक पे जाएं तो कितना? 1 जूल। तो दिस इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है अंश। मैम इसकी लिमिटेशंस भी तो है, वो भी वो बता दो। इसकी लिमिटेशन यार, इसकी लिमिटेशंस मेरे को ऐसे ही मतलब एनसीईआरटी में है क्या तुम्हारे? मैम नहीं, लेकिन मैम पूछ सकते हैं। मैंने जो इसकी लिमिटेशन एक जो पढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ी है, क्या बोलते हैं, लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। सुना है क्या आपने? नो नो मैम। नहीं सुना है तो फिर तो क्या ही करोगे पर उसको करके। क्वेश्चन पेपर क्या कह रहे हो बच्चे? क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे क्या? नायरा बताओ, तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाते हैं सीधे। इफ यू गाइस वांट तो हम ये वाले सारे पार्ट्स जो हैं इन सबको स्किप कर देते हैं, सीधे क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे आ जाते हैं। ओके, मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। आ जाओ जी, फिर हम इकोसिस्टम वाले जो है क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं। जस्ट 1 सेकेंड दीजिए मुझे। इकोसिस्टम, मैम हाँ जी बच्चे। इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन करा दो, बिकॉज़ ये कट गया था उसमें। कौन सा करा दूं मैं? सब्स्टिट्यूशन, इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन। इकोलॉजी, सुमन आप ना 1 मिनट, क्या बोलते हैं, लास्ट में थोड़ा सा रुक जाना, मैं तब करा दूंगी, बिकॉज ये इन लोग का ना कल पेपर है ना। तो इनको पहले वो वाला करा देते हैं। व्हाट डू यू से? मैम ठीक है, तो पता चला कि आपके चक्कर में ये लोग भाग जाएं। ठीक है चलो, हम लोग सीधे नीट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 169 देखिए जी। तब तक मैं आपके लिए इकोलॉजिकल सिस्टम वाला देख लेती हूँ एक बार। मैम बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके अंश जी, बस 2 सेकंड का सब्र दीजिए मुझे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, आपके में एलीज इफेक्ट वगैरह भी है क्या? मैम एलीज इफेक्ट मैम नहीं? ओके, फिलहाल के लिए आपने क्या बोला? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही।
पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर्स, अरे यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कंसिडर द कंपोनेंट्स। दिख रहा है ना, प्रॉपर्ली विजिबल है आपके में। मैम इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला सही है। एक सेकंड बस अंश, 2 सेकंड का टाइम दो। एक्चुअली वो आदत पड़ी हुई है ना, क्या बोलते हैं, मास्टर्स वालों को भी पढ़ाने की, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि तुम्हारे में कितना है और इसमें कितना है। बायोजियोग्राफी भी नहीं है तुम्हारे में? चलो इसका आंसर क्या दिया है अंश आपने कि द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डू नॉट इंक्लूड द डिकम्पोजिशन। ऐसा है क्या? मैम होते हैं ना डिकम्पोजिशन भी। हाँ तो ये हो गया गलत, ठीक है। फिर कह रहे हैं decomposers are saprophytic organisms like fungus, bacteria, flagellates and specially abundant in the pond of bottom of the pond। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है। चलो जी आ जाओ, ये तो अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए जी, तब तक आप एक बार। मैम तीनों ही करेक्ट है। जस्ट 1 सेकेंड अंश, आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग। आप ही लोग का थोड़ा सा उसमें हेल्प हो जाएगा। कहाँ गए हम लोग? ये 171 दिया था ना मैंने आपको। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे आर एबल टू चेंज द रेडिएंट एनर्जी, बिल्कुल सही। कंज्यूमर्स आर एनिमल्स व्हिच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट, बिल्कुल ठीक। डिकम्पोजर्स आर सैप्रोट्रॉफ्स व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हो गई सही। आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 172। 11:20 तक हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितने कर पाते हैं। उसके बाद शायद आपकी 11:30 से दूसरी क्लास होगी। बस सुमन आप रुक जाना थोड़ी देर के लिए, फिर उस टाइम पे हम सक्सेशन कर लेंगे एंड फिर बाकी लोग जो हैं अपना दूसरी वाली क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्या हो गया इतना टाइम? प्रोडक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। फिर कह रहा है नेट प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू द heterotrophs। Net primary productivity is equal to the gross primary productivity minus respiration. There is a unidirectional movement of energy towards a higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. मेरे को सारे सही लग रहे हैं। और गलत किसको कौन सा लग रहा है? Second. Net primary productivity is available biomass for the consumption। क्वेश्चन नंबर 172 आपको सेकंड वाला गलत लग रहा है। जस्ट 1 सेकंड बचा। नहीं बच्चे वो भी ठीक है, ठीक है। दिस वन इज आल्सो करेक्ट सुमन, ठीक है। तो सारे सही हो जाते हैं। चलिए इसमें आ जाइए, देखिए वो क्वेश्चन नंबर 173। Incorrect statement दिखानी। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter। हाँ जी मैम, the statement is correct। The gaseous exchange of the phosphorus between the organism and environment are negligible। Yes ma'am। Correct, ठीक है। In the successive serial stage, there is a change in diversity of species of organisms, decrease in number of species and organisms, as well as decrease in total biomass। नो मैम ये गलत है। ये ही गलत है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 देख लो, साथ ही साथ इसी में हम समझ लेंगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही। फिर कह रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। थोड़ा सा ऊपर करते हैं वैसे, ठीक है। चलो कौन कौन से आपको क्या करने हैं, करेक्ट बताने हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन इट्स स्पेसिफिक स्पीसीज कॉम्पोजिशन। यही पढ़ा था अभी, ये वाली लाइन तो हमने देखी हुई थी सेम टू सेम। हाँ जी मैम बिल्कुल ठीक है ये।
फिर कह रहा है डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स। बिल्कुल ही सही बात है। 70% आपको पता है कि पानी है हमारे इस अर्थ पे, और उस पे से भी उनकी प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज जस्ट 55 बिलियन ओनली। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि a constant input of solar energy is the basic requirement for an ecosystem to function and sustain। हाँ जी बच्चा, कांस्टेंट एनर्जी जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, जो आपकी वही सोलर एनर्जी है सन, वो हमको चाहिए ताकि हम अपने सारे इकोसिस्टम के सारे फंक्शंस जो हैं वो करवा सके। फिर कह रहा है शुगर केन हैज मोर एफिशिएंसी टू ट्रैप सनलाइट सो दे एक्यूमुलेट मोर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या ऐसा है? पढ़ा है आपने ऐसा? नो मैम। बाकी लोग, बट हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये बोले कि हमारी जो चीजें हैं इस पे फिट बैठी है। तो अब यहाँ पे आ जाता है क्या? हमारा दिमाग। बिकॉज ठीक है, हमने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा है अपने लेवल से, बट हमें ये पता है कि ये पहले तीनों सही हैं और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से आपको क्या है, एग्जाम हॉल में बैठ के थोड़े से तिकड़म लगाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ। बट मैम नन ऑफ द अबव भी तो सकता था। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता ना अंश किसी भी टाइम पे, क्योंकि ये तीनों तो सही हैं हमारे, ये तो पता ही है ना। नन ऑफ द अबव का मतलब है कि ये तीनों भी गलत हैं। ठीक है, नन ऑफ द मतलब का मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। चलो अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 177। Below ground detritus constitutes leaf litter, dried plant parts, remains of animals, their droppings and excretion। हाँ जी मैम, यही सब तो होता है जमीन के जो detritus लेवल है उसके जस्ट नीचे। ठीक है मैम, फिर कह रहा है above ground detritus mainly constitute dead roots, underground dead animals। बी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। डिकम्पोजिशन कंप्लीटली डिकम्पोजेस ऑफ द होल डेट्राइटस, इज इट सो? नो मैम। नहीं, पार्शियली करता है वो। ठीक है, होल नहीं होता है, पार्शियली करता है, डिकम्पोजेस द पार्शियली। फिर आता है ह्यूमस इज रिच इन काइटिन एंड एल्गिन। हाँ जी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम किटिन और लाइग्निन जितना ज्यादा होगा उतना ही ह्यूमस को डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ नहीं अंश, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। क्या कह रहे हो आप? सॉरी मैम, मैं कहीं और लेके चला गया था, सॉरी। ठीक है, अभी के लिए क्लास में रहो भाई, कहीं और मत जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 178। Decomposition is a carbon dioxide requiring process। नो मैम। उसमें रिक्वायर्ड होता है 178। नो मैम। तो नहीं मैम, हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, ह्यूमस इज कोलाइडल इन नेचर एंड सर्व्स एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों अंश जी? दिस इज करेक्ट। जब ये सेकंड करेक्ट है तो हमारे ये दोनों तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो गए, इन दोनों में से कोई होगा। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट स्लोज डाउन द डिकम्पोजिशन। नो मैम, इंक्रीज करते हैं। हम ये होगा ना इसका, क्योंकि फर्स्ट भी गलत है ना। हाँ जी ठीक है, तो हाँ हाँ ये भी कॉमन सेंस लगा सकते थे, सॉरी मैंने देखा नहीं, तो ये हमारा करेक्ट है। तो ह्यूमिफिकेशन वाला भी अपने आप करेक्ट हो जाता है। चलें जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 179। इकोलॉजी में यही प्रॉब्लम होती है ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और सब ऐसे लगते हैं कि सब सही है, राइट? यस मैम। बिकॉज मुझे तो मोस्टली ऐसा ही लगता है इकोलॉजी में कि यार मैम सारे ही सही है। चलिए ये कह रहा है कि देयर इज अ स्ट्रेट सिंगल पाथवे फ्रॉम विच फूड ट्रेवल्स इन अ इकोसिस्टम। ठीक है मैम, ठीक है, एक स्ट्रेट है और सिंगल है। क्या ये बात अपने आप में आपको हिंट नहीं दे रही कि हम किसकी बात कर रहे हैं? यस मैम। है ना, हम लोग को थोड़ा सा तो और ये आइडिया लग रहा है कि फूड वेब तो कहीं से नहीं होगा। ठीक है, और फूड ही ट्रेवल भी कर रहा है, तो माइट बी हाई पॉसिबिलिटीज हैं फूड चेन की। बाकी हम देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड ऑन द लोअर ट्रॉफिक लेवल। हाँ जी मैम, ये हमने पढ़ा है। नो एडिशन टू द अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, इस वाले पॉइंट में हमने इसको पूरी तरीके से हटा रखा है कि अडेप्टेशन और कॉम्पिटिशन को। फिर कह रहे हैं लिंक्स different organism via their nutritional requirement, so this is also correct।
ठीक है, तो ये हमारा किसका कहानी सारा बता रहा है, फूड चेन की कहानी बता रहा है। चले जी, अब आ जाइए इधर, क्वेश्चन नंबर 175। A biotic component is water with all inorganic and organic substance dissolved in it. क्या ये बात गलत है? सही है मैम, ठीक है। There is no means to regulate the rate of function of the entire pond. मैम गलत है। ठीक है, हाँ जी मैम, ये बात गलत है। Consumers are the zooplanktons and decomposers are fungi, bacteria and flagellates. करेक्ट है ये? यस मैम। प्राइमरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं उन्हें, हाँ जी मैम। फिर है heterotrophs, कंज्यूमर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। heterotrophs कंज्यूम्स, ऑटोट्रॉफ्स होगा ना, ठीक है, कंज्यूम्स ऑटोट्रॉफ्स, हाँ जी मैम ये भी ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स ट्रैप्स रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द ऑफ द सन, हाँ जी मैम, तो कौन सा वह है? हाँ जी अंश। मैम सेकंड पॉइंट वैसे है क्या, मैं समझ नहीं पाया उसको। There is no means to regulate the rate of function of entire pond. क्या हम पूरे के पूरे पॉन्ड जो है उसको, उसके फंक्शन को किसी भी तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते? बच्चे अभी तो हमने पढ़ा इतने सारे इन्वर्टेड पिरामिड्स, ये बायोमास वाला, नंबर वाला, ठीक है, रेगुलेशन मीन्स ऑल दैट, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी वजह से हमारा कौन सा गलत हो गया? ओनली डी इज इनकरेक्ट। चलिए इन दोनों को देखें, 176 and 180। मैम फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। नहीं इनकरेक्ट है मैम। Decomposition rate is higher when detritus is enriched with ligand and titin. तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में कौन से हमारे हो गए? दिस ये पॉसिबल है अभी, ठीक है। फिर कह रहे हैं the humus formed during the humification is further degraded by some microbes and released in organic nutrients via the mineralization process. यस मैम ये सही है। तो सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 180, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, या थोड़े से और करने हैं आपने? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास है, सो यू कैन टेल मी व्हाट डू यू वांट। क्योंकि अभी मुझे सुमन जी को थोड़ा सा वो वाला ही बताना है, सक्सेशन वाला। हुआ? तो मैम फर्स्ट वाला तो गलत है, सेकंड सही है। इसमें पूछा गया है कि करेक्ट वाले पूछे गए हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द टॉप कंज्यूमर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। मैम सेकंड और थर्ड सही है। अंश ये वाला आपको गलत क्यों लग रहा है? तीनों ही सही लग रहे हैं। हाँ जी, मुझे भी तीनों ही सही लग रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल तो होती ही है, स्ट्रेट चेन भी होती है, एंड स्ट्रेट लाइन की वजह से बंद होती है, ठीक है। ऑल आर श्योर बच्चे। चलिए मैम बट और करने हैं, या फिर पहले मैं जो सुमन ने पूछा था सेशन वाला वो थोड़ा सा करा दूं? नायरा बताइए, आपका कल पेपर है इसलिए मैं आपसे पूछूंगी। नहीं नायरा, इफ यू वांट टू डू फ्यू मोर क्वेश्चंस तो हम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा सेशन कर लेते हैं, एंड ये स्लाइड्स फिर मैं आपको मतलब जो है भेज दूंगी और फिर आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलो जी, सेशन की कहानी क्या है? बहुत ज्यादा बेसिक में तो हमको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा बेसिक जो है आपका क्लियर है। तो मैं क्या प्रीसाइज बात करूंगी, छोटे छोटे में करके हम ये टॉपिक जो है तमीज से खत्म कर देंगे। हार्डली 5 to 10 मिनट्स तो लगेगा बट, ठीक है। तो जिनको भी केमिस्ट्री क्लास में एंट्री लेनी है वो दे कैन प्लीज गो। बस सुमन आप रह जाना, पता चला मैं अपने आप को अकेले ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखो सेशन क्या होता है बच्चा जी, पहली बात तो सुमन बस डेफिनेशन हल्की सी मुझे बता दो, या डेफिनेशन छोड़ू मैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं याद आ रही है अभी। ओके मैम। ठीक है, देखो सेशन का आप धीरे से मतलब धीरे से कह रहे हैं, एक जो नॉर्मल मतलब समझ सकते हो वो ये है कि चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अगर आप एक शुद्ध लैंग्वेज में उसका मतलब देखो तो इट इज व्हाट, इट इज अ चेंज ऑफ एन एरिया, ठीक है। अब वो एरिया ना बच्चे कैसे भी हो सकता है, कैसे भी मतलब अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन को प्लीज आप लोग खुद से देख लेना, और डेफिनेशन आई गेस एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती, ठीक है।
थ्योरी थोड़ा है। अब हमारा अगर जो आता है सबसे पहला पार्ट, वो आता है मैम इसका टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं सक्सेशन बच्चा? तो मैम हमारा ये होता है प्राइमरी, यस मैम। कि कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइमरी मैम हमारा हमेशा बेयर लैंड, बेयर लैंड मतलब जो बंजर पड़ी जमीन है वहां से यस start, मैम। ठीक है। और वो एंड करेगा कहाँ पे? क्लाइमेक्स पे, उसको जो भी बनाना है। ओके फॉरेस्ट मोस्टली बनते हैं। दूसरा आता है मैम हमारा सेकेंडरी, ठीक है। यार किसका फोन वाइब्रेट कर रहा है? मैम। मुझे पता है, मैं 2 बार अपना टच कर चुकी हूँ कि मेरे को कोई मैसेज कर रहा है। सेकेंडरी वाला है। सेकेंडरी वाले में क्या होता है ना बच्चे, कि पहले हमारे पास एक क्लाइमेक्स जो था वो था, ठीक है। चाहे हमारे पास फॉरेस्ट था वेल डेवलप, चाहे हमारे पास पॉन्ड था या कुछ भी था, कोई भी एक जो पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास थी। बट उसमें क्या हुआ? हैवी डिस्टरबेंस हो गया, यस मैम। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस। अब वो डिस्टरबेंस आपका कैसा हो सकता है? जस्ट 1 सेकेंड। मैम हाँ जी सुमन। एक्चुअली कॉल ना बहुत बता रहा है, मैं एक बार उससे पिकअप कर लूं? हाँ तो आप 1 सेकेंड पिकअप कर लो, ओके। जल्दी से खत्म कर देना बस। और कौन है इस टाइम? आनंद करके कोई है क्या? कौन है क्लास में भी? हम्म, अनामिका। अनामिका आपका भी कल पेपर है बच्चे? अनामिका, देखो जी, तब तक आप लोग ही सुन लो या फिर मैं तब तक लिख दूं, मैं वो आएगी तभी करते हैं, है ना। पहला आ गया हमारा टाइप्स, देन हमारे इसमें आ जाएगा मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में कौन से होते हैं आपको अगर पढ़ता हो तो 7 स्टेप्स होते हैं। मैम इसमें मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा? आप लोगों ने फिर ससेशन कैसे किया है? मैम मैकेनिज्म मतलब कैसा, आप क्या कहना चाह रहे हो मैकेनिज्म में? कि पहले मैकेनिज्म में कहना मतलब जैसे चाहते वो हैं एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वैसा? स्टेप्स स्टेप्स कि स्टेप्स। मैकेनिज्म मीन स्टेप्स, डरो यस मैम, नहीं। जैसे कि एक पॉन्ड दे रखा है उसमें फाइटोप्लैंक्टन से, फिर धीरे धीरे करके वो जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है और फॉरेस्ट आने लग जाता है। नहीं अंश, उससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। तुमने इसके ससेशन के पुराने क्वेश्चंस किए हैं? सुमन आप आ गए ना मैं क्लास में? आई एम सॉरी। नहीं नहीं बच्चे, कोई सॉरी की बात नहीं। कभी कभी कुछ इमरजेंसी कॉल होते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सेकेंडरी वाला था हमारा, अब सुन लो पहले एक बार, कि हमारे पास पहले से ये क्लाइमेक्स वो है प्रेजेंट, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से वो क्या हो गया? बेयर हो गया और फिर से वहां पे आ गया। ये कैसा हो गया? जैसे हमारे जंगलों में आग लगती रहती है, यस राइट। मैम। जंगलों में आग लग जाती है तो वो क्या हो जाता है? बट क्या ऐसा हमेशा रहता है? मतलब बहुत टाइम तक के वो हमारे जो जंगल हैं वो बेयर रहते हैं, बट धीरे धीरे उनमें जो है मॉसेज और ये जो लिवर वॉट्स हैं वो आके क्या कर देते हैं? मॉसेज ही आते हैं, लिवर वॉट्स तो नहीं आते हैं। वो आके अपना फिर से नई कम्युनिटी बनाने लगते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म इसमें जो मैं पढ़ाती हूँ ना यूजुअली, वो हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें सबसे पहला जो होता है स्टेप, दैट इज न्यूडेशन। क्या कहा जाता है? वर्ड, हम सिर्फ वर्ड्स ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे याद नहीं है सबकी। न्यूडेशन का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एरिया बच्चा कैसा है? अभी बेयर है, ठीक है। बेयर लैंड है कि वहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी के लिए आप मान के चलो चट्टान, बड़ी सी चट्टान हम ले लेते हैं, ठीक है। वो कैसी है? न्यूडेशन है, उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। पत्थर में कहाँ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है? धीरे से यहाँ पे क्या होगा ना, इन्वेजन स्टार्ट होगा। इन्वेजन कहते हैं या फिर आप कहते हो माइग्रेशन उसे, दोनों में से कोई भी वर्ड आपको ठीक लगे। माइग्रेशन मतलब क्या? आपको क्या लगता है यहाँ पे अगर पत्थर पे हम बीज लाके रख देंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, क्या वो ग्रो करेगा? नो मैम। नहीं करेगा। बल्कि अगर आप यहाँ पे काई जो है, काई समझते हो ना, एल्गी, यस मैम। ठीक है, एल्गी होगी, या फिर ब्रायोफाइट जो होते हैं जिनके पास आपको पता है टेंडेंसी होती है बेयर रॉक्स में क्या करना? मॉइस्चर करने की, ह्यूमिडिटी लाने की, ठीक है। तो ये हमारे जो ब्रायोफाइट्स है, एल्गी हैं, वो यहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टेप को हम कहते हैं इन्वेजन। पहला था न्यूडेशन, दैट इज देन योर इन्वेजन या माइग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा इसका होता है, दैट इज योर एक्यासिस। क्या कहते हैं उसे हम? एक्यासिस, ठीक है। एक्यासिस मींस क्या होता है मैम? एक्यासिस इज नथिंग बट द स्टेबलाइजेशन। क्या है बच्चा आपका ये? स्टेबलाइजेशन, ठीक है। कि ये जो नई स्पीसीज यहाँ पे आई है, आपको क्या लगता है एक ही बार में स्पीसीज आई और वो आ जाएगी? खुद से सोचो ना, तुम खुद ही किसी के घर जाते हो तो वहां पे फैल जाते हो एक बार में,
कुछ भी जाके फ्रिज से ले रहे हो, पंखा चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, नहीं करते हो, कंफर्ट चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है स्टेबलाइजेशन। किसका स्टेबलाइजेशन, या फिर एक और शुद्ध इंग्लिश वर्ड ले लो, एडजस्टमेंट, ठीक है। वो ट्राई करेगी वहां पे न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की, ठीक है जी। कि यहाँ पे जो इतने बीच में सपोज कर लो हमारी ये ब्रायोफाइट्स या एल्गी आए हैं, वो यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पे उनका क्या, आपको पता है कि हर एक का क्या एक डेथ पीरियड भी होता है, क्या कहते हैं उसे, लाइफ स्पैन, ठीक है। हर एक की होगी, वो मरेगा, फिर उसमें क्या हो गया, इस पर्टिकुलर जोन में तो अब थोड़ी सी मिट्टी आ गई, थोड़ी सी नमी आ गई, उसके ऊपर जो फीड कर मतलब जो ग्रो करने वाले होंगे, अब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे काम जो है हमारा जो एसएसएस है वो चलेगी। एसएसएस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना हमारा, वो आता है बच्चा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। जो स्पीसीज आई है वो अपना नंबर भी तो बढ़ाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर चट्टान पे वो इतनी जगह पे आई थी, अब थोड़े टाइम बाद आप देखोगे ना तो चट्टान ये हमारी ऐसे दिखेगी, ठीक है, कि यहाँ तक वो स्पीसीज फैल चुकी है। जब यहाँ पे एक बार नंबर बढ़ गया, कोई भी जो इकोनॉमिस्ट है वो इस चीज की गारंटी नहीं देता कि यहाँ पे सिर्फ ब्रायोफाइट ही आएगा या यहाँ पे सिर्फ एल्गी ही आएगी। कोई भी टाइप के, कितने भी टाइप के ब्रायोफाइट्स या कितने भी टाइप की एल्गी आ सकती है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि इस एरिया हमारे पास क्या इतना ही एरिया है जहां पे मॉइस्चर आया है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, अब यहाँ बढ़ जाएगा मैम कंपटीशन, हाँ, ठीक है। जब यहाँ पे उनका नंबर इंक्रीज हुआ तो नंबर इंक्रीज करने के बाद उनमें आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन से हमारा आएगा रिजल्टेंट क्या, रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक चेंज। खुद के इन्होंने, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स हैं, खुद के ही जो कर्म है उनके, उनकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अब हमारे और भी जो है न्यू स्पीसीज आएंगी, ठीक है। न्यू स्पीसीज आएंगी और वो वाली भी स्पीसीज अब आने लगेंगी जिनमें हमारे रूट्स वगैरह आते हैं। मतलब क्या, ब्रायोफाइट से अब हम टेरिडोफाइट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। देखा है आपने, टेरिडोफाइट्स मोस्टली हमें सॉइल उस पे पत्थर पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा स्टेप हमारा फाइनल, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ये हमारा इसका हो जाता है खत्म। अब आई डोंट नो कि आपके में मोड ऑफ सेसेशन है या नहीं है, वरना 3 मोड्स होते हैं हमारे सेसेशन के। तो अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपका लिए जो सेसेशन वाला पार्ट है वो इतना ही काफी है। मैम वो तो यही होता है ना, हाइड्रोलॉजी या फिर जीरोफिटिक। नहीं, मोड ऑफ सेसेशन में वो नहीं आता है, वो तो टाइप्स ऑफ सेसेशन में आ जाएगा ना बच्चे, कि वो पानी वाला हो रहा है तो पॉन्ड वाला हो गया, ठीक है। कि वो पॉन्ड वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे ह्यूमस क्रिएट करते करते ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या बेयर फॉरेस्ट वाला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, वो मैम ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि एक प्लांट है वो हाइड्रोफिलिक उस पे ग्रो कर रहा है क्योंकि उसको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जीरोफिटिक में जो ग्रो कर रहा है, जैसे कैक्टस हो गया, उसको कम पानी की जरूरत है। लेकिन इन सबको मेसोफिटिक में आना है। नहीं, दैट इज करेक्ट अंश, वो वाला जो है पार्ट आपके में है, और मेरे अकॉर्डिंग आपने वो वाला जो पार्ट है वो पढ़ा होगा, बट वो हमारे जो है ना टाइप्स ऑफ सेसेशन वाले में कौन से टाइप्स पे आ जाते हैं, कि ये तो जो है डिपेंडिंग अपॉन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कि हमारा जो है सेसेशन कहाँ होना है, ये हमारा कंडीशंस पे है। और वो कौन सा पे आ जाएगा कि वो वाटर में हो रहा है, वो प्लेस पे आ जाएगा एग्जैक्ट, या फिर हमारा लैंड पे हो रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, हाँ, हाइड्रास एंड डिजाज, ठीक है। अगर अब ये वाला पढ़ना है तो ये वाले की स्लाइड्स जो है वो मैं फिर नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए लेके आ जाऊंगी। वो इसका अभी स्टेप बाय स्टेप तो मुझे नहीं याद है, बट हाँ मोड ऑफ सेसेशन का जो है वो थोड़ा सा याद है कि उसमें 3 टाइप के मॉडल्स आते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपके में होगा। मैं एक बार एनसीईआरटी में देख लूंगी, अगर आपके में मोड ऑफ सेसेशन है तो कौन से उस पे है, एक बार मुझे पेज बताओगे क्या? 251। नहीं, आपके में मोड्स नहीं है तो हम मोड्स पे नहीं जाएंगे बच्चे, मोड्स आपके लिए थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अभी फटाफट जाएं और आप अपना जो दूसरा क्लास है उसको अटेम्प्ट करें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नीट वाले बच्चे लोग, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।